प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में वर्णित अध्याय 6 में वर्णित कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता ऊषा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऊषा और इसके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ, जो उत्तराखंड में है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को हुआ। देहरादून में जन्मे कवि शमशेर बहादुर सिंह एक बिंब धर्मी कवि माने जाते हैं। कवि ने उषाकालीन सूर्योदय के आकाश का बहुत ही मनोहारी एवं जीवंत वर्णन किया है। इस कविता में हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश देखने को मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित यह कविता ऊषा। सबसे पहले हम इस कविता के रचनाकार कवि शमशेर बहादुर सिंह का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को हुआ। आपका जन्म देहरादून में हुआ, जो उत्तराखंड में है। देहरादून में जन्मे कवि शमशेर बहादुर सिंह एक बिंब धर्मी कवि माने जाते हैं। आपकी कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का भी अनूठा संगम आपकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। आपकी रचनाओं में वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कर्मी की शिल्प विधा का विशेष रूप से संगम देखने को मिलता है। प्रेम, सौंदर्य, वर्ग चेतना के साथ साथ जीवन मूल्यों को आपने विशेष महत्व दिया है। साथ ही साथ अपने सौंदर्य के अनूठे शब्द चित्र भी आपने रचे हैं। कवि ने उषाकालीन सूर्योदय के समय आकाश की मनोहारी दृश्यावली को ग्रामीण परिवेश के घरेलू बिंबों में प्रस्तुत करते हुए बहुत ही प्रभावी चित्रण किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। राख से लिपा हुआ चौका ग्रामीण परिवेश में सामान्य तौर पर उपलब्ध होने वाले बिंबों का प्रयोग कवि ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, जिनका अनूठा सौंदर्य इस कविता में हमें देखने को मिलता है। आप द्वारा प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ और कविताएं चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और आपने उर्दू हिंदी कोश का संपादन कार्य भी किया है। आपको जो सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं, तुलसी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। आपका निधन सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। आपकी काव्य रचना से कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच का संधि स्थल। दो नदियां कौन कौन सी? उर्दू और हिंदी, इन दोनों ही भाषाओं को बहुत कुशलतापूर्वक आपने संयोजित कर प्रस्तुत किया है। मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की है, जिसमें इंद्रिय और इंद्रियतर संबंध और भाव हमें देखने को मिलते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि,
विचारों के स्तर पर बात करें तो आप प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं, और यदि शिल्प के रूप में प्रयोग करें तो आप प्रयोगधर्मी कवि के रूप में माने जाते हैं। शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है, जो इस प्रकार के बिंब हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिनको जैसे ही हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में उसी प्रकार का दृश्य जीवंत हो उठता है, उसी प्रकार का दृश्य साकार हो उठता है। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। मादा का आशय क्षमता रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण, संज्ञा के स्थान पर उन्होंने सर्वनाम काम में लिए हैं, और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम पर दिया है, क्रियाओं पर दिया है, अव्ययों पर दिया है और मुहावरों को विशेष बल दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम की बात करता है, जब पीड़ा की बात करता है, जब संघर्ष को अभिव्यक्ति देता है, जब सृजन को साथ में गूंथ देता है, तो कविता का एक अनोखा महल बन जाता है। कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, साथ ही साथ अनुगूंजों से गुंजारित भी होता है, अनुगूंजों से भरा भी होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी आतुर बना देती है। कविता के बारे में अब हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। प्रयोगवादी कविता 1943 से जिसका प्रारंभ हुआ, कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर के आई। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है और इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही विशेष रूप से महत्व दिया है। नए बिंबों की रचना करना, नए प्रतीकों की रचना करना, नए उपमान गढ़ना कविता के उपकरण बनते जाते हैं। इस प्रकार इस प्रयोगवादी कविता में नए बिंबों की, नए प्रतीकों की, नए उपमानों की कविता के उपकरण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों के द्वारा किया गया है। अपना अड़ोस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी अभिव्यक्ति में अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने परिवेश को ही अपनी कविताओं के लेखन का मूल विषय बनाया है, और प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर इनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत और बेजोड़ प्रयास किया है। यह कविता भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा ही नहीं है, साथ ही साथ वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है और जीवंत परिवेश की कल्पना करते हुए इस प्रकार से अपनी दृश्यावली को रचता है जो हमें गांव की सुबह से जोड़ देता है। वहाँ सिल है,
राख से लीपा हुआ चौका है। ग्रामीण परिवेश में हमें सिलबट्टा प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हर रसोई घर में मसाला पीसने में किया जाता है। राख से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग भरते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, जहां गति है और भविष्य की उजास भी हमें देखने को मिलती है। और इसमें है हर कालिमा को चीर कर आगे बढ़ने का एहसास, और यह एहसास कराती है हमें ऊषा। तो आइए अब हम इस कविता का वाचन करें और इसके पश्चात हम इसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण करेंगे। कविता का शीर्षक है ऊषा और इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है, और जादू टूटता है इस ऊषा का सूर्योदय हो रहा है। आइए इस कविता का अर्थ ग्रहण करें, भावार्थ ग्रहण करें और इस कविता को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। कविता का शीर्षक है ऊषा और इसके रचनाकार कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें उषाकालीन, प्रातःकालीन भोर के दृश्य से हमारा परिचय करा रहे हैं। हमारे आंखों के समक्ष प्रातःकालीन भोर का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि प्रात नभ था, नभ मानी आकाश, व्योम आसमान, प्रातः। उषाकालीन आकाश का दृश्य कैसे दिखाई पड़ रहा था, जैसे नीला शंख हो, नीले शंख के तरह, निर्मल नीले शंख की तरह शुभ्र उजाले से भरा हुआ आसमान हमें दिखाई पड़ रहा है। भोर का नभ, और ये जो भोर का नभ है, भोर की तरफ बढ़ता हुआ, जिस प्रकार प्रतिपल परिवर्तित होता हुआ आसमान और आसमान के रंग है, भोर का नभ जिसमें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो राख से लीपा हुआ चौका हो। प्रारंभिक पंक्ति में कवि कहते हैं कि आसमान नीले रंग का शुभ्र उजाले से भरा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे नीला शंख हो। और नीले शंख जैसा ये आसमान जब जैसे जैसे भोर आगे बढ़ती है, जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता है, गतिशीलता हमारे दृश्यों को और गतिमान करती है, वैसे ही हमें अब आसमान ऐसे लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका हो। और कोष्टक में दिया गया है अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर यह भी कहने का प्रयास कवि कर रहे हैं कि जो अभी अभी राख से लीपा हुआ चौका है, इस रंग का आसमान हमें दिखाई पड़ रहा है, उसमें नमी हमें दिखाई पड़ रही है और एक विशेष प्रकार की ताजगी हम देख रहे हैं। इस नमी और ताजगी के मिश्रण से ऐसे लग रहा है जैसे राख से लीपा हुआ ये चौका अभी गीला ही पड़ा हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होते समय आकाश का रंग नीले शंख के समान नीला, गहरा नीला होता है, अर्थात शंख की तरह नीला, निर्मल और मनोरम होता है। फिर भोर होती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, गतिशील होता है, आकाश में हल्की सी लाली बिखर जाती है, हल्का सा लाल रंग बिखर जाता है तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देती है।
आकाश के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देती है। इस समय आकाश का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने राख से लीपा हुआ चौका। ग्रामीण क्षेत्र का घरेलू बिंब यहाँ पर कवि ने हमारे सम्मुख रखा है, जैसे किसी ने अपने रसोई घर के चूल्हे, चौके और फर्श को राख से लीप दिया हो। कुछ समय पूर्व लीपने के कारण यह अभी तक गीला ही दिखाई पड़ रहा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। इसमें नीला शंख कैसा बताया गया है? नभ, आसमान की तरह बताया गया है। तो नीले शंख जैसा आसमान, इसमें हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। नभ कैसा बताया गया है? राख से लीपे हुए चौके की तरह। तो यहाँ पर भी हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। उपमा अलंकार, चौका, चौका रसोई घर का जो फर्श और चूल्हा होता है वह चौका कहलाता है। तो इन पंक्तियों में हमने इसका अर्थ अच्छे से समझा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। सिल, सिल का आशय है सिलबट्टा। ग्रामीण परिवेश में हमें रसोई घर में मसाले पीसने के काम आने वाला पत्थर, जिसे हम सिलबट्टा कहते हैं, देखने को मिलता है। ग्रामीण परिवेश में यह हमें सिलबट्टा रसोई में मसाले पीसने के काम आता है और वो हमें देखने को मिलता है। रसोई घर में मसाला पीसने के काम आने वाला पत्थर सिलबट्टा होता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आकाश का दृश्य लगातार गतिशील है, वह अब परिवर्तित होता जा रहा है। जो नीला आसमान था, शुभ्र और उजाले से भरा हुआ, नीले शंख के समान, वह धीरे धीरे परिवर्तित हुआ और वह राख के चौके जैसा उसके अंदर रंग अब हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। थोड़ी सी कालिमा उसमें बढ़ रही है। नीलिमा के पश्चात थोड़ा सा काला रंग, थोड़ा भूरा रंग उसके अंदर मिल गया है और इन रंगों के मिश्रण से जो सुंदरतम दृश्य आसमान का दिखाई पड़ रहा है, उसी के साथ साथ कवि कह रहे हैं कि जैसे किसी बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जिस प्रकार से काले सिलबट्टे पर लाल केसर को घोट दिया गया हो, पीस दिया गया हो और उसके पश्चात उस सिलबट्टे को धो भी दिया गया हो, और जिस प्रकार का सिलबट्टे का रंग हमें देखने को मिलता है, काले काले सिलबट्टे पर केसर के लाल और केसरिया रंग हमें देखने को मिलता है। कवि कहता है कि ठीक उसी प्रकार अब आसमान का रंग भी हमें ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। आसमान को काला सिलबट्टा कवि कह रहे हैं और जो लाल लाल सुनहरी सा केसरिया सा रंग सामने की तरफ बन रहा है, उसे केसर जैसा बताया गया है। तो इस प्रकार इन शब्दों में कवि कह रहे हैं प्रातःकालीन नीला आकाश कुछ कालिमा के साथ, कुछ नीलिमा के साथ। कालिमा का आशय है काला रंग लेकर के, भूरा रंग लेकर के, और नीलिमा का आशय है नीला रंग लेकर के हमें बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। आकाश में नीला रंग है, आकाश में काला रंग है, और इसी के साथ आकाश के काले और नीले रंग पर जब ऊषा की लालिमा का रंग भी सामने और मिल जाता है, तो इसका मिश्रण अत्यंत मनोरम और सुंदर दृश्य उपस्थित कर देता है। ऐसा लग रहा है मानो बहुत बड़ी काली सिल पर लाल केसर पीस कर उसको धो दिया गया हो। यहाँ आकाश काली सिल के रूप में व्यंजित किया गया है और ऊषा की लालिमा लाल केसर के रूप में बताई गई है। आशय यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले, नीले और लाल रंग के मिश्रण से बहुत ही मनोरम लगने लगा है, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। और कवि ने पल पल परिवर्तित होते हुए आकाश के सुंदरतम दृश्य में एक और बिंब हमारे आंखों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें कवि कह रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, जिस प्रकार स्लेट पर, स्लेट होती है एक हल्के काले रंग की लिखने की प्लेट, और खड़िया होती है उस स्लेट पर लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी, लाल रंग की सी इस प्रकार की मिट्टी जो उस काली स्लेट के ऊपर लिखने के काम में आती है। कवि कह रहे हैं कि पल पल परिवर्तित होते आकाशीय रंगों में नए नए रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे लगने लगा है मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक से
किसी ने लिख दिया हो, किसी ने उसके ऊपर लाल खड़िया चौक मल दी हो, और जिस प्रकार के रंग उस स्लेट पर और उस खड़िया के प्रयोग से हमें देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार के रंग अब हमें आकाश में देखने को मिल रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चौक मल दी हो। काली स्लेट आकाश का तथा लाल चौक ऊषा की लालिमा को अभिव्यक्त करते हैं। इनमें कवि ने प्रातःकाल के पल पल बदलते परिवेश का सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदरतम दृश्य हमारे आँखों के समक्ष, हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत कर दिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं, गोर, गोर का आशय है गोर वर्ण वाली स्त्री, और झिलमिल का आशय है झिलमिलाती हुई, चमकती हुई, झिलमिल उत्पन्न करती हुई। नील जल में या किसी की गोर। कवि के अनुसार उषाकालीन दृश्य पल पल परिवर्तित होता है। इस दृश्य में जब नीले आसमान में, नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में कोई सुंदर गोर वर्ण की स्त्री झिलमिला रही हो, झिलमिल करती हुई अपना प्रकाश फैला रही हो। किसी जैसे नीले जल में किसी सुंदर स्त्री की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। अतः अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई सी प्रतीत हो रही है, झिलमिलाती हुई सी प्रतीत हो रही है, और सूर्य का श्वेत बिंब भी हमें हिलता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है, और जादू टूटता है इस उषा का अब, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने उषाकालीन आकाश का जो सुंदरतम दृश्य हमारे समक्ष, हमारे नेत्रों के समक्ष, हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत किया है, जिसमें ग्रामीण परिवेश के अलग अलग बिंबों को रेखांकित किया है, जिनके माध्यम से हम इस उषाकालीन सुंदरतम दृश्य के सम्मोहन में, इस उषाकालीन दृश्यों के सम्मोहन के जादू में अपने आप को पूरी तरह से डूबे हुए पा रहे हैं। और जैसे जैसे अब ये सूर्य उदय हो रहा है, वैसे वैसे ही ये जो उषाकालीन रंग हैं, ये सूर्य के रंगों में विलीन होते चले जा रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे उषा का ये जो जादू था, उषा के सुंदरतम रंगों का जो ये दृश्य था और उससे उत्पन्न हुआ ये जादू था, यह धीरे धीरे अब टूट रहा है, और अब सूर्योदय हो रहा है, अब प्रकाश बाहर आ रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सूर्य उदय होते ही उषाकालीन यह जादू भरा सम्मोहक सा दृश्य अब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य भी अब हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन, सुरम्य, मनमोहक वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आसमान में दिखाई देना शुरू होता है, उसी के साथ उषाकालीन अलग अलग सुंदरतम दृश्य गायब होते ले जाते हैं, और जो सम्मोहनकारी जादू उन दृश्यों के माध्यम से, उन रंगों के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क पर हमें एक जादू की तरह सम्मोहित करता हुआ बांध लेता है, वह जादू सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस काव्यांश में हमने उषाकालीन आकाश का दृश्य देखा।
उषाकालीन आकाश का दृश्य गहरा नीला, निर्मल और मनोरम होता है। नीला शंख जैसा आकाश पल पल अपने दृश्यों को बदलता रहता है। उषाकाल होने पर आकाश में नीलिमा, कालिमा और लालिमा, नीलिमा नीला सा रंग, कालिमा काला सा रंग और लालिमा लाल सा रंग, इस प्रकार इन रंगों के अद्भुत मिश्रण और संयोजन से जो दृश्य साकार होते हैं वो अत्यंत मनोहारी और जीवंत बन जाते हैं। इस काव्यांश में भोर के नभ को नीला शंख जैसा, राख से लीपा हुआ चौका जैसा तथा स्लेट जैसा बताने से इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें सरल ग्रामीण परिवेश की भोर का बहुत ही सुंदरतम चित्रण किया गया है, जो अत्यंत सरल है, सुबोध है और बहुत ही प्रभावी तरीके से किया गया है। अंत में उषा का जादू जब समाप्त होता है, इसमें बहुत सुंदर दृश्य बिंब हमारे मस्तिष्क में जीवंत हो उठता है एवं चित्रात्मकता का प्रयोग बहुत भावपूर्ण तरीके से कवि ने इसमें किया है। इसमें उषा को सुंदर चतुर नारी के रूप में चित्रित किया है और नीले आकाश में उदय होते हुए सूर्य को किसी की झिलमिल गोर देह की उपमान के रूप में दिखाया गया है। इसकी शब्दावली तत्सम है, तद्भव है और इसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जो सरल है, सुबोध है और प्रवाहमयी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज अध्याय 6 कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित यह कविता, जिसका शीर्षक है उषा, पढ़ा, इसका भावार्थ समझा, इसका अर्थ ग्रहण किया। इस कविता के प्रश्नोत्तर लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।